हेलो फ्रेंड्स, तो आज चैनल फिजिक्स ट्यूब पे हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का पार्ट 4 करेंगे, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड को समझेंगे। अभी तक देखिए हम लोगों ने चार्जेस के बीच के फोर्सेस के बारे में डिस्कशन किया। अब इसके बाद ज़्यादातर डिस्कशन हमारा चार्जेस की फील्ड को लेकर रहेगा। और चार्जेस की फील्ड क्या चीज़ होती है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी के बुक में। और वो एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि जैसे मान लें एक चार्ज हो गया Q1 और एक चार्ज हो गया Q2। तो हम जानते हैं कि भाई Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा, Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा। अभी हम Q2 पे फोर्स की बात करते हैं। तो देखिए Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा, Q1 को हटा लें तो ये फोर्स भी चला जाएगा। इसका मतलब जब Q1 यहां पर है तो यहां पर कोई ऐसी चीज है जो Q2 पे फोर्स लगा रही है, और Q1 के चले जाने से वो चीज चली गई और इस वजह से फोर्स भी चला गया। तो वो जो चीज है यहां पर जो Q2 पे फोर्स लगा रही है वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। इसी तरीके से Q1 भी Q2 पे फोर्स लगाएगा, और अगर हम Q2 को हटा लें तो ये फोर्स भी चला जाएगा। इसका मतलब Q2 के होने से यहां पर कुछ है जो इस पे फोर्स लगा रहा है, और Q2 के चले जाने से वो चला गया तो इस पे फोर्स भी नहीं लग रहा है। तो वो जो चीज है वो Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी कि हम ऐसा समझ सकते हैं कि कोई चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई दूसरा चार्ज आ जाएगा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस पे फोर्स लगाएगी। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम तीन अलग अलग क्वांटिटी से समझते हैं। पहली क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगली क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और उसके बाद जो क्वांटिटी होती है वो होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये तीनों चीज इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने में काम आती हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने का मतलब कि भाई कहाँ पे फील्ड कम है, कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे किस डायरेक्शन में है। तो इन सभी टॉपिक्स को एक एक करके हमें पढ़ना होता है, और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे। अब देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब फील्ड कितनी इंटेंस है, क्या स्ट्रेंथ है फील्ड की, कितनी स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो फील्ड की स्ट्रेंथ को हम समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। तो ये एक चार्ज बॉडी है और हम सभी जानते हैं कि अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम इस पॉइंट पे पता करना चाहते हैं, इस पॉइंट पे, राइट। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं कि यहां पर एक टेस्ट चार्ज छोड़ते हैं Q0, चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए फील्ड को ये चार्ज छोड़ा गया। इसी वजह से इसको कह रहे हैं हम लोग टेस्ट चार्ज। और फिर हम देखेंगे कि इस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स आ रहा है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी इस पॉइंट पे वो ऐसे निकलेगी, इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कैसे करते हैं हम लोग, किसी पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज छोड़ते हैं, फिर देखते हैं कितना फोर्स लगा, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये टेस्ट चार्ज से क्यों डिवाइड कर देते हैं इसे भी समझ लीजिए, क्योंकि समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू कि फॉर्मूला याद करना। देखिए क्यों हम लोग टेस्ट चार्ज से डिवाइड करते हैं, पहले इसको समझ लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि चार्ज बॉडी हो गई, और यहाँ पर हमें चेक करना है कि फील्ड कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो यहाँ पर टेस्ट करने के लिए हमने मान लेते हैं 2 कूलम का चार्ज छोड़ा, और ये पाया कि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो 8 न्यूटन का है। फिर यहां पर हमने टेस्ट करने के लिए 2 कूलम का चार्ज नहीं छोड़ा, यहां पर हमने 3 कूलम का चार्ज छोड़ा, और ये पाया कि यहां पर जो फोर्स लग रहा है इस टेस्ट चार्ज पे, इसकी फील्ड से, वो लग रहा है 9। तो अभी हम कंपेयर नहीं कर सकते कि कहां पर फील्ड ज्यादा है। अगर कोई ये कहे कि भाई यहां पर देखिए फोर्स ज्यादा है तो फील्ड ज्यादा होगी, तो ये बात सही नहीं होगी, क्योंकि यहां पर देखिए चार्ज भी ज्यादा रखा गया है, 3 कूलम का रखा गया है, और यहां पर जो टेस्ट चार्ज रखा गया वो 2 कूलम का है, और इस पे 8 न्यूटन का फोर्स आ रहा है। तो हम एक काम करेंगे, सीधा सीधा यूनिटरी मेथड लगा लेंगे, और वो ये कि भाई 2 कूलम का चार्ज रखा तो इस पे लगा 8 न्यूटन का फोर्स। तो अगर हम यूनिट चार्ज रखते तो फोर्स आता 8 न्यूटन अपॉन 2 कूलम, यानी 4 न्यूटन पर कूलम। इस तरीके से यहां पर हमने 3 कूलम रखा टेस्ट चार्ज, तो फोर्स लगा 9 न्यूटन। तो अगर यूनिट रखते तो यहां पर आता 3 न्यूटन पर कूलम। अब जाके कंफर्म हुआ कि यहां पर फील्ड ज्यादा स्ट्रांग है और यहां पर फील्ड इतनी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि पर कूलम यहां पर फोर्स ज्यादा है, 4 न्यूटन का है,
और पर कूलम यहां पर जो फोर्स है वो सिर्फ 3 न्यूटन का है। तो इस वजह से हम टेस्ट चार्ज पे फोर्स निकालने के बाद हम टेस्ट चार्ज की वैल्यू से ही क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ताकि हम यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, यूनिट टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, ये पता कर सके। वही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसके बाद इसकी एसआई यूनिट देख लेते हैं। तो देखिए एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, ऊपर है न्यूटन, नीचे है कूलम, तो एसआई यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलम। इसका डायमेंशन भी निकाला जा सकता है। तो डायमेंशन कैसे निकालेंगे, फोर्स का डायमेंशन और चार्ज का डायमेंशन। तो फोर्स तो होता है mLT - 2 और चार्ज होता है करंट इंटू टाइम। तो करंट हो गया कैपिटल ए या फिर कैपिटल आई इंटू टी, तो ये हो गया चार्ज करंट इंटू टाइम। फिर इसी को रीअरेंज करके हम फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। तो रीअरेंज करेंगे तो हमें मिल जाएगा mLT - 3 और A -1। तो ये थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा और समझते हैं। ये जो फॉर्मूला है इसमें हम इस टेस्ट चार्ज को उसके साइन के साथ रखते हैं। तो क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन है, ऊपर देखिए वेक्टर का साइन बना है, तो कुछ और बातें समझ में आती हैं, राइट। इस टेस्ट चार्ज को चलिए मान लेते हैं कि पॉजिटिव है, आमतौर पे पॉजिटिव ही लेते हैं हम लोग। टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो प्लस साइन आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जिधर फोर्स आ रहा है टेस्ट चार्ज पे उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और अगर कहीं टेस्ट चार्ज नेगेटिव हुआ तो फिर यहां पर माइनस साइन आ जाएगा, ठीक। तब ये पता चलेगा कि जिधर टेस्ट चार्ज पे फोर्स आ रहा है उसका उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यानी कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो जिधर फोर्स है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर नेगेटिव टेस्ट चार्ज है तो जिधर फोर्स है उसका उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। अब ध्यान रखिएगा, ये तो टेस्ट चार्ज है, ये फील्ड को टेस्ट करने के लिए छोड़ा गया है। ये सोर्स चार्ज है, ये फील्ड को बनाने वाला चार्ज है। तो यहां पर जो चार्ज आता है वो ध्यान रखिएगा सोर्स चार्ज नहीं आता है, वो टेस्ट चार्ज आता है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इसके बाद अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक, E = F/Q0। और इसमें फिर साइन नहीं रखते हम लोग Q0 का, सिर्फ वैल्यू पता चलती है। और डायरेक्शन फिर मेंटली पता करते हैं कि भाई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो जिधर फोर्स है उधर ही फील्ड होगी, या फिर नेगेटिव टेस्ट चार्ज है तो जिधर फोर्स है उसका उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इसमें लिख लीजिए कि भाई Q0 यानी जो टेस्ट चार्ज है प्लेस्ड विद साइन, और इसमें कोई साइन मैंने रखना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पता करना, ये आपको डायरेक्शन नहीं देगी इक्वेशन। तो इसमें ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ Q0 इज यूज्ड। तो ये था हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इस टेस्ट चार्ज की एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि इस टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होगी। तो ये एक सोर्स चार्ज है, फील्ड बनाने वाला चार्ज, और इसकी हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखना होगा। अब जब हम टेस्ट चार्ज यहाँ पे लेके रखेंगे तो देखिए इस सोर्स चार्ज पे जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो फैला हुआ है, वो इफेक्ट होगा। देखिए कैसे इफेक्ट होगा। ये तो सोर्स चार्ज हो गया, यहाँ पर फील्ड पता करनी थी तो यहाँ पर हमने एक टेस्ट चार्ज छोड़ा, ये छोड़ा टेस्ट चार्ज, मान लेते हैं कि पॉजिटिव है, आमतौर पे पॉजिटिव ही रहता है। तो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आएगा, तो इस सोर्स चार्ज पे जो चार्जेस हैं इनको ये रिपेल करेगा, तो चार्जेस थोड़ा सा पीछे आ जाएंगे। और देखिए जब तक टेस्ट चार्ज नहीं था तब तक तो चार्जेस का फैलाव सोर्स चार्ज पे ऐसा था तो कुछ फील्ड थी, और जब ये टेस्ट चार्ज आ जाएगा तो इस चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पे कुछ इफेक्ट पड़ा जिससे कि फील्ड चेंज हो जाएगी। तो हमने ये देखा कि कहीं पर अगर टेस्ट चार्ज रखा जाएगा फील्ड को टेस्ट करने के लिए, तो वो टेस्ट चार्ज जो सोर्स चार्ज है उस पे चार्जेस के फैलाव को अफेक्ट करेगा, डिस्टर्ब कर देगा, तो फील्ड भी चेंज हो जाएगी। तो अब इसका समाधान क्या है, कैसे इसको सॉल्व किया जाए? इसका एक ही तरीका है कि भाई टेस्ट चार्ज आप जितना छोटा हो सके उतना छोटा लीजिए। जैसे टेस्ट चार्ज ये पॉजिटिव वाला छोटा होता तो चार्जेस में इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, भाई थोड़ा ही सा पीछे जाते, ठीक। और छोटा होता
इस सोर्स चार्ज पे और कम इफेक्ट पड़ता, और छोटा होता और कम इफेक्ट पड़ता। यानी टेस्ट चार्ज की जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये जितना छोटा हो सके उतना छोटा हो। तो अक्सर आपने ये फॉर्मूला देखा होगा, यानी ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, इसके बगल में अक्सर लिखा होता है लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0। ये एक्चुअल फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ये इस बात को बता रहा है कि भाई जो टेस्ट चार्ज है वो बहुत छोटा है। ये मैथ्स का तरीका है लिखने का कि लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0, राइट। तो ये था हमारा टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टी कि जितना छोटा हो सके उतना छोटा होना चाहिए टेस्ट चार्ज, ताकि टेस्ट चार्ज जब रखा जाए तो सोर्स चार्ज पे इफेक्ट ना पड़े। अब जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो अनलेस मेंशन जब तक बताया नहीं जाएगा तब तक हम ये मान के चलेंगे कि टेस्ट चार्ज रखने के बाद सोर्स चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी कि पॉइंट चार्ज के द्वारा कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। यानी अभी हमारा जो सोर्स चार्ज होगा वो एक पॉइंट चार्ज के जैसा होगा। तो चलिए, तरीका मालूम ही हम लोगों को, ये एक चार्ज हो गया Q, पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से हमें इससे R डिस्टेंस पर पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो क्या करना होगा इसके लिए हम सभी जानते हैं, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखें, इस टेस्ट चार्ज पे इस चार्ज की फील्ड या ये चार्ज फोर्स लगाएगा, और हम सभी जानते हैं कि भाई फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज उस पॉइंट चार्ज की वजह से वो हो जाएगा भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, यानी Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। कूलम्स लॉ से इसको निकाला हम लोगों ने, राइट। देयरफॉर यहां पर जहां पर टेस्ट चार्ज छोड़ा गया है वहां पर इस चार्ज Q की, जो कि एक पॉइंट चार्ज है, फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E वेक्टर, ये होता है F अपॉन Q नॉट। तो इसको हम Q नॉट से डिवाइड कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यानी अगर सोर्स चार्ज कोई बड़ी सी बॉडी नहीं है, ठीक है, एक पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इस फॉर्मूले से मिलेगी 1/4 Q बाय R स्क्वायर। अब ये फील्ड होगी किधर? टेस्ट चार्ज तो हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, आमतौर पे पॉजिटिव ले लेते हैं, और जो सोर्स चार्ज है यानी जो पॉइंट चार्ज है वो पॉजिटिव है। तो हम जानते हैं कि टेस्ट चार्ज पे ये सोर्स चार्ज जो कि पॉइंट चार्ज है वो रिपेल करेगा, तो यानी इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स इधर आएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही आएगी। यानी कहने का मतलब ये चार्ज अपने से दूर फील्ड बनाएगा। अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तब ये इस टेस्ट चार्ज को अपनी ओर घसीटता, यानी अब टेस्ट चार्ज पे जो कि पॉजिटिव लिया है हम लोगों ने, इधर फोर्स होता और फील्ड भी इधर ही होती। हमने देखा था स्टार्टिंग में। तो हमने ये समझा कि अगर चार्ज पॉजिटिव हुआ, सोर्स चार्ज पॉजिटिव हुआ तो फील्ड अपने से दूर बनाएगा, और अगर नेगेटिव हुआ तो फील्ड अपनी ओर बनाएगा। तो ये फील्ड का हमें इस हिसाब से डायरेक्शन में मिल जाएगा, यानी कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अवे इफ दिस चार्ज इज पॉजिटिव, और अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो फिर ये फील्ड इसकी ओर होगी। अब इसी रिजल्ट को हम लोग लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में। तो ये एक पॉइंट चार्ज हो गया प्लस Q, और यहां पर ये अपने से दूर फील्ड बना रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो अपने से दूर फील्ड बनाएगा। इस फील्ड की वैल्यू हम सभी जानते हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। अब इसको दिशा देने के लिए ये हम लोग कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में पढ़ चुके हैं, इस दिशा के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे R कैप। देयरफॉर ये वेक्टर हो जाएगा R कैप, और ये जो R कैप होगा इसे ऐसे लिख देंगे हम लोग, R कैप इज इक्वल टू Q से लेके इस पॉइंट तक का पूरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R, यानी कि जहां पे चार्ज रखा है वहां से लेके उस पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जहां पे फील्ड निकालनी है, राइट। तो R वेक्टर अपॉन R वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो कि ये डिस्टेंस हो जाएगा R, इसको ऊपर पुट कर देंगे, पुट अबव।
तो ई वेक्टर हमें जो मिलेगा वो इतना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर पहले से था, फिर इसकी जगह पे ये आ जाएगा, तो आपको मिलेगा आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यू। सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। इसमें एक एडिशनल चीज़ पता चल जाएगी, वो ये कि अगर ये चार्ज, ये पॉइंट चार्ज पॉजिटिव हुआ तो फील्ड इधर होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर वेक्टर आ रहा है उधर ही होगी। और अगर ये चार्ज नेगेटिव हुआ तो जिधर ये वेक्टर आ रहा है उसका उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज हम जानते हैं अपनी और फील्ड बनाता है। यानी कि इस बात को जस्टिफाई करने के लिए हम यहाँ पर चार्ज को साइन के साथ रखेंगे। पॉजिटिव चार्ज हुआ तो जिधर वेक्टर आ रहे हैं, जिधर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और नेगेटिव चार्ज हुआ तो जिधर वेक्टर आ रहा है उसका नेगेटिव होगी फील्ड, यानी फील्ड चार्ज की तरफ होगी। तो इस फॉर्म में हम चार्ज को साइन के साथ रखेंगे, तो इसको नोट भी कर लीजिए, क्यू प्लेस्ड विद साइन। और इसमें हम लोग सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड रखते हैं, और डायरेक्शन तो फिर वही मेंटली पता करते हैं कि भाई पॉजिटिव चार्ज है तो दूर जा रही होगी फील्ड, नेगेटिव चार्ज है तो उसकी ओर आ रही होगी। तो यहां पर ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू इज प्लेस्ड। अब डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये वही है जो ऐसा कि कूलर्स लॉ में पढ़ा था हम लोगों ने कि भाई ये कोई चार्ज हो गया Q1 और ये चार्ज यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा E1। अगर एक और चार्ज ले आके इसके बगल में रख दिया जाए तो ये जो फील्ड बना रहा है बनाता रहेगा, इसकी फील्ड पर इसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये जो फील्ड बना रहा है बनाता रहेगा। हाँ, ये आ जाएगा तो ये भी फील्ड बनाएगा इस पॉइंट पे E2। इसको हटा लें तो इसकी फील्ड पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ये जो बना रहा है बनाता रहेगा, Q1 हो और चाहे ना हो। एक और लेके आ गए, मान लेते हैं Q3, ये नेगेटिव है, तो ये दोनों हो चाहे ना हो ये फील्ड बनाएगा E3, और क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव सोर्स चार्ज है, तो ये अपनी और फील्ड बनाएगा। और यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कि अगर किसी पॉइंट पर कई चार्जेस की वजह से हमें नेट फील्ड निकालनी है तो हम सभी चार्जेस की फील्ड इंडिपेंडेंटली निकालेंगे अलग अलग, और सबका वेक्टर सम कर देंगे। सो दिस इज योर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कि नेट फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू सेवरल चार्जेस इज सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू द डिफरेंट चार्जेस इंडिविजुअली। अलग अलग जो चार्जेस फील्ड बनाएंगे उनका वेक्टर सम। सो नेट फील्ड E इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये लाइंस होती हैं जो हम ड्रॉ करते हैं स्पेस में। अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने मतलब कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, कहाँ पे किस डायरेक्शन में है, इस बात को विजुअलाइज करने के लिए, कल्पना करने के लिए कि भाई कैसी है फील्ड, हम ये लाइंस ड्रॉ करते हैं, और तभी नाम पड़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इन लाइंस को देखने के बाद या इन लाइंस को बनाने से पहले हमें इनकी कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, तभी हम फील्ड को इमेजिन कर पाएंगे कि फील्ड कैसी होगी। तो इनकी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, इसी पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये नोट करते चलिएगा कि इन पे बनाई गई टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताती। तो जैसे मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो यहाँ पर फील्ड की दिशा पता करनी है, तो हम यहाँ पर एक टेंजेंट बना लेंगे। जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अच्छा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज छोड़ा गया, तो इस पॉइंट पे इस पर किधर फोर्स लगेगा, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी टेंजेंट के अलॉन्ग इस पर फोर्स लगेगा, राइट। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी, ये फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलती हैं, उससे इमर्ज करती हैं और नेगेटिव में जाके ख़त्म होती हैं, यानी दे इमर्ज फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट इनटू अ नेगेटिव चार्ज। तो ये इनकी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई कि पॉजिटिव से निकलेंगी और कहाँ पे एंड करेंगी, जहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज आसपास नहीं है तो ये चलती चली जाएंगी इनफिनिटी तक। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तीसरी प्रॉपर्टी, ये जहाँ पर पास पास होंगी वहाँ पर फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगी, और जहाँ पर ये दूर दूर होंगी वहाँ पर फील्ड
वीक होगी। जैसे मान लेते हैं अगर हम किसी पॉजिटिव चार्ज की, वो भी पॉइंट चार्ज की फील्ड लाइंस ड्रॉ करें तो वो कुछ ऐसी होगी। तो यहां पर हम जानते हैं क्योंकि ये पॉइंट इस चार्ज के पास है तो यहां पर फील्ड ज़्यादा होगी और यहां पर फील्ड कम होगी। वो फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं हम लोग, 1/4πε0q/r²। तो यहाँ के लिए r कम है, यहाँ के लिए r ज़्यादा है, तो यहाँ पर फील्ड ज़्यादा होगी और यहाँ पर फील्ड कम होगी। और फील्ड लाइन से भी ये चीज़ विजुअलाइज हो रही है क्योंकि यहाँ पर देखिए फील्ड लाइंस पास पास हैं, आगे चल के फील्ड लाइंस दूर दूर हो गए, इनके बीच में गैप बढ़ गया। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी थी फील्ड लाइंस की कि द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर वेयर द फील्ड लाइंस आर क्लोजर। इसके बाद चौथी प्रॉपर्टी कि दो फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम है कि मान लेते हैं ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यहाँ पर इंटरसेक्शन हो गया। तो इस पॉइंट को देखिए, ये इस कर्व पे भी आ रहा है, इस कर्व पे भी आ रहा है, मतलब इस फील्ड लाइन पे भी आ रहा है और इस फील्ड लाइन पे भी आ रहा है। यानी इस पॉइंट पर अगर फील्ड की दिशा पता करनी हुई तो टेंजेंट इधर भी बन जाएगी इस कर्व के हिसाब से और इस कर्व के हिसाब से टेंजेंट इधर बन जाएगी। यानी कहने का मतलब कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगी और इधर भी होगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी क्वांटिटी होती है कि उसकी स्पेस में हर पॉइंट पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है और एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी पॉइंट पर आपको अलग अलग दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाए और अलग अलग उसका मैग्नीट्यूड मिल जाए। पांचवी प्रॉपर्टी ऐसी है कि ये कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाएंगी, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, चार्जेस एट रेस्ट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कभी क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। उसका रीज़न क्या है? देखिए हमने पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में जाती हैं, और अगर कहीं क्लोज लूप बन रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव से निकली और पॉजिटिव में ही गई। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये हो गई हमारी पांचवी प्रॉपर्टी। इसको आगे भी पढ़ेंगे हम लोग, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे तो वहाँ एक और तरीका होगा इसको समझने का। तो ये हमारी पांचवी प्रॉपर्टी थी। आगे की दो तीन प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कि हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बट फिलहाल इनको देख लेते हैं। जैसे कि अगर कोई चार्ज्ड कंडक्टर है, दिस इज कंडक्टर, और ये चार्ज्ड है, तो इसकी भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्योंकि चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के सरफेस से जब चलेगी तो सरफेस पे बिल्कुल नॉर्मल होगी। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। आगे जाके टेढ़ा मेढ़ा हो जाए उसकी बात नहीं हो रही है, ठीक है, बट सरफेस पे एग्जैक्टली बिल्कुल नॉर्मल होंगी। तो ये हमारी हो गई कौन सी प्रॉपर्टी? सिक्स प्रॉपर्टी। ऐसे ही एक और चीज है कि ऐसी फील्ड लाइंस आपको नहीं मिल सकती। इसमें ध्यान से देखिए कि नीचे आने पे गैप बढ़ता जा रहा है, तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी पॉसिबल नहीं होगी। इसका पूरा प्रूफ करेंगे हम लोग जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हम आगे बढ़ेंगे और कई जगह कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, ठीक, ये देखेंगे। जैसे अगर आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हुआ, आइसोलेटेड का मतलब बिल्कुल अलग, ठीक है, इसके आसपास कोई दूसरा चार्ज नहीं है। जैसे आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज हुआ तो फील्ड लाइंस ऐसी बनेंगी। नेगेटिव चार्ज होता तो फील्ड लाइंस इसकी ओर बनती, यानी ये एरो पलट जाती। तो ये तो हो गया आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए। ऐसी फील्ड लाइंस मिलेंगी आपको दो इक्वल और पॉजिटिव चार्जेस के लिए। अगर इक्वल नेगेटिव चार्जेस होते तो यही एरो पलट जाती, अंदर की ओर होती। अगर फील्ड यूनिफॉर्म है, यानी कि यूनिफॉर्म फील्ड, तो ऐसे बनेंगी फील्ड लाइंस, बिल्कुल स्ट्रेट, और गैप बराबर का होगा, जितना ऊपर उतना ही नीचे। तो ये हो गई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे रिप्रेजेंट की जाएगी। इसके बाद अगर दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस हैं, यानी इक्वल ऑपोजिट चार्जेस, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो देखिए पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव, राइट। तो इस तरीके से फील्ड लाइंस बनेगी दो इक्वल और पॉजिटिव, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस के लिए। ऐसे ही फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक डायपोल में भी होंगी, वो आगे देखेंगे हम लोग। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर ये विजुअलाइजेशन नहीं होगा तो फिर हमें गॉस थ्योरम वगैरह पढ़ने में या इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने में काफ़ी दिक्कत होगी। तो इनको ध्यान में रखिएगा कि कैसे कैसे फील्ड लाइंस इन सारी जगह बन रही हैं। अब हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे।
तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। तो पहला क्वेश्चन है, चार्ज ऑफ -2 कूलम इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 i कैप -3 j कैप मीटर इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू i कैप -j कैप प्लस 2 k कैप न्यूटन पर कूलम। द वर्क डन बाय द फील्ड इज, ये ऑप्शन हमारे पास है। अब देखिए वर्क डन की बात हो रही है तो इसका मतलब फोर्स होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अब फोर्स किस पे होगा? फोर्स होगा चार्ज पे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में है और हम सभी जानते हैं कि E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट होता है। क्यू नॉट वो चार्ज होता है जो फील्ड में डाला जाता है या फील्ड में छोड़ा जाता है। तो इस हिसाब से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये मिल जाएगा F इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। तो फोर्स वेक्टर कितना आया? क्यू नॉट दिया हुआ है -2 कूलम और E कितना है? I कैप -j कैप प्लस 2k कैप। अब इसका ध्यान रखिएगा, ये वेक्टर फॉर्म में सब कुछ है और वेक्टर फॉर्म वाली इक्वेशन में हम चार्ज को उसके साइन के साथ रखते हैं, तो इस वजह से -2 रखा। तो वर्क डन किसके बराबर होता है? F डॉट R। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स कितना आएगा भाई? ये आ जाएगा 2 -2 i कैप प्लस 2 j कैप और प्लस -4 k कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट करना होगा, ये तो हमारा फोर्स हो गया मल्टीप्लाई करके इसको अंदर, और डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, सॉरी आर वेक्टर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट 2 i कैप -3 j कैप। अब देखिए इसके बाद डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं वो है हमारा, ठीक। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे लिया जाएगा? देखिए i कैप डॉट i कैप 1 हो जाएगा और बचेगा -4। फिर i कैप डॉट j कैप 0 हो जाता है, ये हमने पढ़ रखा है वेक्टर्स में। फिर j कैप डॉट i कैप 0 हो जाता है, फिर j कैप डॉट j कैप मिलेगा। तो यह जाएगा 2 और 3 यानी कि -6 और k कैप के साथ 0 है, यहाँ पे 0 k कैप है, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो रही हट जाएगा। तो ये मिल गया हम लोग को -10 जूल। सो दिस इज योर वर्क डन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, चार्ज इज +q + 2q करते करते 12q are placed at corresponding numerals of a clock with circular dial. Then the direction of net electric field at the center of the clock will be towards 2 o'clock, 2:30, 3 o'clock या फिर 3:30। तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्लॉक है, सर्कुलर डायल है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग न्यूमरल्स पे ये चार्जेस रखे हैं। अब कॉरस्पॉन्डिंग न्यूमरल्स का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे 1 बजा होता है, जहाँ पे 1 o'clock का मार्क होता है, वहाँ पे Q चार्ज है। जहाँ पे 2 बजा होता है वहाँ पे 2Q चार्ज है। इस तरीके से करते करते टोटल जहाँ 12 बजा है वहाँ पे +12Q का चार्ज रखा हुआ है। और इन सभी चार्जेस की वजह से जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस टाइम की तरफ डायरेक्टेड होगी? 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे, राइट। तो ये है क्वेश्चन। तो ये फिगर हो गई हमारी, ये चार्जेस रखे हुए हैं Q, 2Q, 3Q, 4Q, 5Q करते करते 12Q तक, और सेंटर पे इनकी वजह से नेट फील्ड निकालनी है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए जो आमने सामने चार्जेस आ रहे हैं, जिसे हम डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड कहेंगे, इनमें 6 का डिफरेंस है, Q और 7Q। जहाँ पर 1 o'clock होता है और 7 o'clock ये बिल्कुल ठीक सामने होते हैं। तो यहाँ पर Q है, यहाँ पे 7Q है, डिफरेंस कितने का है? 6Q का है। वैसे ही 2 के ठीक सामने 8 होता है, तो इसमें भी डिफरेंस 6Q का है, इसमें भी डिफरेंस 6Q का है। तो सभी डायमेट्रिकली ऑपोजिट पेयर्स में जो डिफरेंस है वो 6Q का है। अब हम इस सिचुएशन को ऐसे समझें कि मान लें यहाँ पर Q है, मान क्या लें, मतलब दिया ही हुआ है, और यहाँ पर मान लें कि अगर Q होता तो फिर ये दोनों Q की फील्ड सेंटर पे 0 आती, नेट फील्ड 0 आती। कैसे आती? ये वाला अपने से दूर बनाता, पॉजिटिव है, ये भी अपने से दूर बनाता, दोनों चार्जेस की वैल्यू सेम है, दोनों का डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब दोनों की फील्ड इक्वल होती और नेट फील्ड 0 आ जाती अगर यहाँ पर और यहाँ पर जो चार्जेस है वो दोनों जगह Q होते। बट अभी कितने का है? अभी क्वेश्चन बता रहा है कि यहाँ पर 7Q का है। तो हम एक काम कर सकते हैं, 7Q को ब्रेक कर लें। मान लें कि 6Q रखा है और 7 और Q रखा हुआ है, यानी 6Q और Q, राइट। तो अब देखिए क्या होगा, ये Q इस Q की फील्ड को कैंसिल कर देगा, ये वाला Q इस Q की फील्ड को कैंसिल कर देगा, और जो भी नेट फील्ड बचेगी वो सिर्फ किसकी वजह से बचेगी?
क्यू की वजह से। यानी कहने का मतलब हम इस क्यू को हटा के ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 7Q नहीं रखा हुआ है, केवल 6Q रखा हुआ है। इसी तरीके से देखिए 2Q यहाँ पर है, यहाँ पर 8Q है। इस 8Q को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 6Q, 2Q। तो देखिए 2Q और 2Q ये एक दूसरे की फील्ड को कैंसिल कर देंगे और जो फील्ड बची रह जाएगी वो किसकी बची रह जाएगी, 6Q की। यानी कि हम 2 के सामने 8 रखा हुआ था तो हम 2 को हटा के यहां पर कितना पुट कर सकते हैं, 6Q। वैसे यहां पर देखिए 3 के सामने 9Q है, तो इस 9 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 6Q और 3Q। देखिए 3Q और 3Q ये दोनों एक दूसरे की फील्ड को कैंसिल कर देंगे, बचेगी किसकी फील्ड, 6Q की फील्ड। तो हम यहां से 3Q हटा के यहां पर रख सकते हैं 6Q चार्ज। वैसे यहां पर भी देखिए 4 के सामने 10 होता है, तो यहां से 4 हटा के मान सकते हैं कि यहां पर रखा हुआ है 6Q। 5 के सामने मान लेते हैं, यहां पे 5 हटा के कि यहां रखा हुआ है 6Q, और 6Q और 12Q इनमें भी डिफरेंस देखिए 6Q का ही है, तो यहां पर मान लें कुछ नहीं रखा हुआ है और यहां पर रखा हुआ है 6Q। तो देखिए वो जो सिचुएशन थी वो इसमें रिड्यूस हो गई, 6Q 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 6Q, राइट। अब इन सभी चार्जेस की नेट फील्ड निकालनी है। चलिए ये 6Q मान लेते हैं ई फील्ड बना रहे हैं, तो ये सभी ई ही फील्ड बनाएंगे क्योंकि सबके डिस्टेंस बराबर है। तो ये हो जाएगा ई, तो फिर ये वाला भी बनाएगा ई, और ये भी बनाएगा ई, ये भी बनाएगा ई, ये भी ई बनाएगा और ये भी ई बनाएगा। अब ये सभी इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए बराबर की हैं, तो इन सभी का जो रिजल्टेंट है वो इन सब के बिल्कुल बीचों बीच से जाएगा वेक्टर के एडिशन के रूल के अकॉर्डिंग, राइट। तो देखिए ये 1 o'clock की तरफ है और ये वाली 6 के, और इन सब का रिजल्टेंट इन सब के बीचों बीच में जाएगा। तो 1 और 6 o'clock के बिल्कुल बीचों बीच में जाएगी नेट फील्ड, दिस इज ई नेट। तो 1 और 6 के बिल्कुल बीचों बीच में आएगा 330, यानी 3:30 o'clock इस टाइम की तरफ डायरेक्टेड होगी नेट फील्ड। अगला क्वेश्चन IIT मेंस 2015 का है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में है। क्वेश्चन है, अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल शेल हैज पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इन अपर हाफ एंड नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी इन लोअर हाफ। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराउंड द सिलेंडर विल अप्रोक्सीमेटली लुक लाइक। यानी कि एक सिलेंडर है, लंबा सा सिलेंडर है और उसके अपर शेल के जैसा है, और उसके अपर हाफ में पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी है और लोअर हाफ में नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इन चारों में से किस फिगर के जैसी होंगी। तो पहली बात तो यहाँ सिलेंडर क्या है, देखिए आपको सिलेंडर नहीं दिखाया जा रहा है, ये आपको सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन दिखाया जा रहा है, यानी समथिंग लाइक दिस। सिलेंडर इज लाइक ऐसे रखा हुआ है, यानी कि जैसे मान लेते हैं ये सिलेंडर हो गया लंबा सा, तो आपको इसका क्रॉस सेक्शन दिखाया जा रहा है। इसके अपर हाफ में पॉजिटिव चार्ज है और लोअर हाफ में नेगेटिव चार्ज है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो खैर चार्ज है ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नीचे नेगेटिव चार्ज है। तो फील्ड लाइंस कैसी होंगी ये क्वेश्चन है। अब देखिए देखते ही साथ समझ में आ रहा है कि पहला ही वाला सही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए पॉजिटिव से निकल रही है और नेगेटिव में जा रही है, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में जा रही हैं। यहाँ पर देखिए दूसरे में क्या प्रॉब्लम है, दूसरे में प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ पॉजिटिव से निकल रही है और इन्फिनिटी जा रही हैं, जबकि बगल में नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में आना चाहिए। इसमें भी यही प्रॉब्लम है, पॉजिटिव से निकल रही है बट इन्फिनिटी से होके आ रही है नेगेटिव में, तो कोई सेंस नहीं बनता है। इसमें देखिए ये ज़रूर हो रहा है कि पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में जा रही है, बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है, यहाँ पर आप टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर पाओगे। टेंजेंट इधर भी बन जाएगी इस फील्ड लाइन के अकॉर्डिंग और टेंजेंट इधर भी बन जाएगी इस फील्ड लाइन के अकॉर्डिंग। यानी कि वो जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी थी कि भाई फील्ड लाइंस में बनाई गई टेंजेंट फील्ड का डायरेक्शन बनाती है, तो ऐसी फील्ड लाइंस में इस पॉइंट पे जहाँ पे बिल्कुल एक नोक बन रही है, ठीक, वहाँ पर हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर कोई यूनिक डायरेक्शन नहीं मिल पाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। टेंजेंट इधर भी जा सकती है, टेंजेंट इधर भी जा सकती है, इस कर्व के हिसाब से इधर, इस कर्व के हिसाब से इधर। तो इसमें ये तो सही था कि पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में आ रही है, बट इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे हमें कोई यूनिक टेंजेंट नहीं मिल पाएगी
और हमें कोई यूनिक डायरेक्शन नहीं मिल पाएगा, इस वजह से ये भी रूल आउट हो गया। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो गया, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में आ गई है। और आप कहीं पर भी बनाइए तो एक यूनिक टेंजेंट बनेगी, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर। और अगला जो सवाल है ये भी IIT 2003 स्क्रीनिंग का क्वेश्चन है, ये तब मेंस और एडवांस नहीं होता था। तो क्वेश्चन है 6 charges, 3 positive and 3 negative of equal magnitude are to be placed at vertices of a regular hexagon such that electric field at the center O is double of the electric field when only one positive charge of same magnitude is placed at R. Which of the arrangement is possible for P, Q, R, S, T and U respectively? तो भैया क्वेश्चन हमें बता रहा है कि 6 चार्जेस हैं, 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, मैग्नीट्यूड सबका सेम है, और इन चार्जेस को इस हेक्सागन के हर कॉर्नर पे रखना है और अरेंजमेंट ऐसा करना है चार्ज का P से शुरू करते हुए, P, Q, R, S, T, U, P से शुरू करते हुए कि जो सेंटर पे फील्ड है, सेंटर पे जो फील्ड है वो अगर R पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा जाए तो उसकी फील्ड का डबल हो। तो इसमें देखते हैं कैसा अरेंजमेंट होगा। तो R पे चलिए अगर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे हम लोग तो ये तो अपने से दूर फील्ड बनाएगा, E पॉजिटिव चार्ज अपने से दूर फील्ड बनाता है। फिर इस फील्ड का डबल करना है हमें, यानी R पे रखे गए चार्ज की फील्ड का डबल फील्ड चाहिए। तो इसका डबल करने के लिए इसके ठीक सामने आप एक नेगेटिव चार्ज रख दीजिए, राइट। तो ये अपनी और फील्ड बनाएगा E, और देखिए नेट फील्ड कितनी हो गई 2E। अब यहां पर P पे जो चार्ज रखा जाए और S पे जो चार्ज रखा जाए ये दोनों एक दूसरे की फील्ड को कैंसिल कर दें, और Q पे जो चार्ज रखा जाए और T पे जो चार्ज रखा जाए ये दोनों भी एक दूसरे की फील्ड को कैंसिल कर दें। तो बस इन दोनों की फील्ड एड अप हो जाएगी और जो फील्ड आएगी वो R के फील्ड की डबल होगी। तो ऐसा अरेंजमेंट देखिए हम लोग को ऑप्शन डी में मिल रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो R पे पॉजिटिव चाहिए और P से शुरू करना है, तो पहला दूसरा तीसरा पॉजिटिव, पहला दूसरा तीसरा पॉजिटिव हो गया। फिर लास्ट वाला नेगेटिव होना चाहिए, देखिए लास्ट वाला नेगेटिव हो गया, दोनों की फील्ड ऐड हो गई। फिर P पर नेगेटिव और फिर QRS ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फिर Q पर पॉजिटिव और फिर RST पर भी पॉजिटिव हो गया। तो Q और T दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, Q पे और T पे चार्जेस, तो इनकी फील्ड कैंसिल कर गई। P और S की भी फील्ड कैंसिल कर गई। बचा U पर रखा गया चार्ज जो कि नेगेटिव है, R पर रखा गया चार्ज जो कि पॉजिटिव है, इन दोनों की फील्ड एड अप होके R की फील्ड का डबल हो गई। तो ये था हमारा आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। होपफुली आपको ये बातें समझ में आई होंगी, और अगर कहीं कोई डाउट है तो आप बिल्कुल वेलकम है, आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स डाल दीजिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का डाउट क्लियर हो जाए। और वीडियो से अगर आपको लगता है कि फ़ायदा हुआ है तो लाइक का बटन ज़रूर दाबिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। अगले वीडियो लेक्चर में हम मिलेंगे और वहाँ पर हम चार्ज रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना, पढ़ते रहिए, मज़े करते रहिए और गुड बाय।